नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए हम कोशिश करते हैं उन तमाम बड़ी खबरों को आप तक समेट कर लेकर आए जो दिन भर में होंगी डेवलप। और जब हम बड़ी खबरों का जिक्र कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों ही जो सदन है उनमें अहम विधायक आया कुछ लिए चलते हैं। इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। आज का दिन सभी के लिए याद करने का आज है विजय दिवस, जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी। और आज तो राष्ट्रीय युद्ध जो समर स्मारक है, आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1970 में जो विजय दिवस में सैनिक शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। आज के दिन जब जनरल न्याजी उनके 93,000 के आसपास सैनिकों ने हथियार डाले थे भारत के समक्ष।
आप ये तस्वीरें देख रहे थे राष्ट्रीय समर स्मारक से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पे जिन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी मां भारती को बचाने के लिए, आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और हम जानते हैं कि आज का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 1971 की मैं बात करूं तो पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी भारतीय सैनिकों ने। तो आइए अब सबसे पहले रुक कर लेते हैं एजेंडा को लेकर और जानते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 और अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक के जरिए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनजाति की सूची में संशोधन संबंधी विधेयक पेश होने के लिए सूचीबद्ध। पहली G20 इंडिया फ्रेमवर्क समूह की बैठक आज से बेंगलुरु में होगी शुरू। बैठक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से रहेगा फोकस। और तमिलनाडु की परंपराओं और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे मास पर्यंत चलने वाले काशी तमिल संगमम का आज अंतिम दिन। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे उपस्थित। तो सबसे पहले नजर डालते हैं संसद से जुड़ी कार्रवाई को लेकर। राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संकल्प संबंधी सूची में जनसंख्या, शिक्षा, कृषि, लैंगिक असमानता जैसे विषयों पर प्रस्ताव सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी कार्य के संबंध संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आगामी 19 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। वहीं लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019, अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक के जरिए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जनजाति की सूची से संशोधन संबंधी विधेयक विचार के लिए और साथ ही साथ पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। इसके अलावा सरकारी सदस्यों का कार्य संकल्प संबंधी प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। और संसद की कार्यवाही पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। तो ऋषि, जहां कई ऐसे अहम विधायी कार्य हैं जिन्हें अमली जामा पहनाया जाना है, वहीं आज का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए भी। बिल्कुल, आज का दिन जो है प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में भी देखा जाता है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि शुक्रवार के दिन कितनी बात बड़ी हो गई थी। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल को बहुत ही सामान्य तरीके से लिया जाता है, लेकिन जब कोई बिल ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे जिसमें राजनीतिक दलों को अपना पक्ष और विपक्ष तय करना पड़ जाए, तो वो दिन और वो बिल दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बड़ी खबर बन जाती है। पिछली बार हमने देखा था कि समान नागरिक संहिता को लेकर राज्यसभा में वोटिंग तक हो गई थी और वो बिल अंततः सदन का हिस्सा बना। अब उस पर चर्चा कब होगी ये चेयर को देखना है। लेकिन उसी तरीके से आज भी तमाम जो गैर सरकारी विधेयकों के रूप में, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो लैंगिक समानता से संबंधित हो, जनसंख्या से संबंधित हो, इन सभी को प्रस्ताव करने की जो सूची है उसमें उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में जैसे कि हम जानते हैं कि सरकारी कार्य के रूप में, यानी कि जो ट्रेजरी बेंचेस के जो वर्क हैं, उसमें 3 विधेयक जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। और हमने देखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति विधेयक के रूप में 4 जो सरकार ने संशोधन विधेयक लाने का लक्ष्य रखा था, उसमें से 2 अभी पारित होना बाकी है, जो कि अभी आज लोकसभा में उसको सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित राज्यसभा पहले ही पारित कर चुकी है। तो इस तरीके से ये 4 विधेयक हैं, 4 राज्यों से संबंधित हैं, जिसमें से 2 आज पारित होने हैं। इसी तरीके से जो एंटी मैरीटाइम पायरेसी से संबंधित जो है उसको भी सूचीबद्ध किया गया है। संभवतः इसको आज पारित किया जाएगा। ये जो 2-3 विधेयक हैं जो कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हैं, कोशिश रहेगी सरकार की कि प्राइवेट मेंबर बिल से पहले, यानी 3:30 बजे पहले इन बिल को लिया जाए। लेकिन इन पर चर्चा का समय अगर ज्यादा होता है तो ऐसे में पारित होने में समय लग जाता है। तो देखना होगा कि आज इसमें से कितने बिल पारित हो पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में सदस्यों के पास आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके जो अधिकार हैं उसका वो सदुपयोग करते हुए दिखाई देते हैं।
और इसी वजह से आज का दिन जो है एक सांसदों का या निजी विधेयकों का दिन भी माना जाता है। बिल्कुल, और जो खास तौर पर ये हम समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है ऋषि, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि भारत में समुद्री जो डकैतियां या इस तरह के जब विषय सामने आते हैं उसको लेकर कोई भी घरेलू सुदृढ़ कानून नहीं है। उस लिहाज से अगर आज ये बिल पारित होता है तो अपने आप में बहुत अहम। बिल्कुल, देखिए ये जो समस्या है इसको लेकर अमूमन हमारे पास जो कानून है उससे इसको पूरी तरीके से गाइड करने में जो मुश्किलें आ रही थी और जो स्पष्ट नहीं थी बहुत सारे मसलों में, उसको ये बिल पूरी तरीके से स्पष्ट करता है। बल्कि दूसरे देशों के जो नागरिक के तौर पर जो दस्यु होते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही और जो हमारे कानून में उनको सजा दिलाने का जो पूरा प्रावधान है उसकी एक क्लैरिटी सामने लाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मसले कई बार हम देखते हैं साल दर साल दशक के हिसाब से चल जाते हैं और ऐसे में जो पीड़ित पक्ष होते हैं कई बार उसके लिए समाधान निकाल पाना मुश्किल होता है। तो ये बिल बेहद महत्वपूर्ण है और इसी तरीके से जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो बिल है उसको भी अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, तो आज का दिन काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है। आप नज़र बनाए रखिएगा ऋषि, हम आपसे आगे भी बुलेटिन्स में संसद की इस पूरी कार्यवाही पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और रुक करते हैं अगले एजेंडे का और बात करते हैं G20 को लेकर। तो पहली G20 इंडिया फ्रेमवर्क समूह की बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू होगी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। बैठक में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति समन्वय पर भी विचार किया जाएगा। तो जिस तरह से अजय ने जो जानकारियां अभी डाली हैं, अगर हम उस पर नजर डालें तो फ्रेमवर्क जो वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग जो है बेंगलुरु में शुरू हो गई है। और अगर हम भारतीय पक्ष देखें तो जो सीए हैं वी अनंत नागेश्वरन वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं और को चेयरिंग जो है खासतौर पर इस मीटिंग को लेकर अगर मैं बात करूं तो इंडिया और यूके इस मीटिंग को को चेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जिस फ्रेमवर्क का हम जिक्र कर रहे हैं जिसकी मीटिंग आज पहली ये अगर मैं कहूं बैठक है, उस लिहाज से 8 सबसे अहम फाइनेंस सेक्टोरल इश्यूज हैं। आज पहले हम कह सकते हैं सेक्टर को लेकर बैठक है। अजय इस पर ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे। अजय, क्योंकि आज की ये बैठक पहली है तो बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है और खासतौर पर मीटिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ प्रमुखता से एजेंडा रहेगा? देखिए, फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर फोकस करेगा बहुत स्पष्ट तौर पर। दुनिया भर में जो अनिश्चितता छाई हुई है फ्यूल प्राइसेस को लेकर के, जो फूड सप्लाई को लेकर के, कीमतों में उतार चढ़ाव जो हो रहा है उसको लेकर के, मैक्रो इश्यूज जो हैं उस पर चर्चा की जाएगी। ब्याज दरों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसका एक जगह बढ़ोतरी होती है मिसाल के तौर पर अमेरिका में, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। साथ ही साथ पैंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें मंदी की जो आहट है बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकासशील देश हैं और जो कम विकसित देश हैं उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है और इसीलिए वो कौन से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल्स हो सकते हैं जो इन सभी समस्याओं का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए समाधान निकाल सकते हैं, इस पर कोशिश की जाएगी एक रिपोर्ट तैयार करने की। टेक्निकल इनपुट्स के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WTO के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से जो फूड सप्लाई की समस्या है उसको सॉल्व किया जाए। वो ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो WTO के अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ पर तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं फूड सप्लाई और फ्यूल सप्लाई में, उनको दूर करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट रेट को लेकर के जो इस वक्त चला है कि सभी लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, पहली बार आपने देखा कि स्विट्जरलैंड में नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव जोन में इंटरेस्ट रेट आते हुए दिखाई दिए हैं और उन सब का असर इमर्जिंग इकॉनमी पे पड़ रहा है, क्योंकि कैपिटल फ्लाइट शुरू हो गया। क्योंकि जब तक निवेश नहीं आएगा ग्रोथ नहीं होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ को आज टच किया जा रहा है और ये ग्रुप जो डेप्यूटी लेवल पे फाइनेंस ट्रैक है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। वो फिर फाइनेंस ट्रैक की जो मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे फरवरी में उसको रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो दिल्ली में होनी है समाधानों के ज़रिए। तो ये 8 वर्किंग ग्रुप का यही पूरा का पूरा सिलसिला रहने वाला है। अलग अलग नेगोशिएशंस के ज़रिए, डेलिब्रेशंस के ज़रिए सबको एक मत, एक राय, कंसेंसस बनाने के बाद रिपोर्ट्स जो है वो पहले पायदान जिसको वर्किंग ग्रुप कहते हैं वो दूसरे पायदान पर जाएंगे, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक, और उसके बाद वो फाइनल कम्युनिके में अपना स्थान बनाएंगे।
बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो आज एक हम कह सकते हैं ग्रुप की बैठक है। आपने बताया कि 8 ऐसे और ग्रुप्स हैं जिसमें टैक्सेशन को लेकर बात है, पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर भी जिक्र है, और लगातार जिस तरह से जब ये अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर भारत को नहीं मिली थी, उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो यूपीआई के जरिए या तमाम अन्य और विकल्पों के जरिए भारत ने एक नजीर पेश की है। तो ये पूरा का पूरा जो बैठकें हैं जो हो रही हैं शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक में, उसके अलावा बहुत सारे आपके साइड इवेंट्स हैं और साइड वर्किंग ग्रुप्स हैं। टेक्नोलॉजी 20 के लिए T20 है, बिजनेस 20 के लिए B20 है, थिंक टैंक 20, इसी तरह से वुमेन 20, यूथ 20, स्टूडेंट 20 और भारत ने स्टार्टअप 20। इस तरह से कई सारे वर्किंग ग्रुप हैं। अगर आप सारी मीटिंग्स को मिला लें और सारी इवेंट्स को मिला लें, वो 500 से कहीं ज़्यादा हो जाती हैं। आधिकारिक मीटिंग 210 से कहीं ज़्यादा हो जाती हैं। ये सारे के सारे जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो अलग अलग जगह पे साइमल्टेनियस कई सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो कैसे, मान लीजिए समस्याएं हैं डेवलपिंग नेशंस की डिलीवरी से संबंधित, क्या उसको कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम मदद कर सकता है क्या? इसी तरह से फाइनेंस ट्रैक में जो किसी के पास कैपिटल है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जो पेंशन फंड्स हैं, बड़े बड़े सॉवरेन फंड्स हैं देशों के, क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या इन समस्याओं के समाधान के लिए? क्या कोई एक नया फंड प्रपोज किया जा सकता है क्या केवल क्लाइमेट चेंज के लिए G20 के फोरम पे? ये अलग अलग विकल्प हैं। डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिसमें भारत चैंपियन है, वो मदद कर सकता है दूसरे देशों को, या फिर एक साझी रणनीति के तहत। तो ये सारे के सारे जो बिंदु हैं उस पर भारत जो है वो टेक्नोलॉजिकल लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से कोरोना ने पूरे दुनिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2 से 3 साल पीछे धकेल दिया, अब केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई तकनीक है, डिजिटाइजेशन, उसका ही इस्तेमाल एक ऐसा रास्ता है जो वापस ग्रोथ को पटरी पर ला सकता है, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं है। लेकिन फाइनेंस को लेके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, क्लाइमेट एक्शन को लेकर के सभी लोग सहमत हों कि ऐसा किया जाए, तभी कुछ समाधान निकल सकता है। क्योंकि कॉन्सेंसस से हमें बातें बनानी है, सभी को एक राय पे रखना है, और ये बाइंडिंग भी नहीं होता, ये समझना जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जिन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं फिक्की, जिसके एनुअल ग्रुप मीटिंग में इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना संबोधन दे रही हैं। And therefore I would think manufacturing industry can benefit from the new energy of the startups, not just for the core industry of All India, but also for the frontier sunrise sectors. And therefore, the path for India's industry is now so enriched by government policy, the startups, the frenetic speed with which innovations are happening. The number of registrations on patents are amazing. They have increased at least 3-fold between 2014 and today. So it's for us now to ensure that they are not being patented for somebody else to pick it up and scale up. It's for us to pick it up and scale it up. It's very inspiring and motivating for me, especially at a time when we are readying the next budget for the country, a budget which will follow the सुन रहे थे फिक्की के जो एजीएम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही थी। जिन बातों को उन्होंने अभी रखा वो आपके सामने मैं पेश कर दूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसे खास तौर पर जो तमाम स्टार्टअप्स हैं उनसे मदद मिलती हुई नजर आ रही है। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं और वो सुदृढ़ हैं, और वो नीतियां खाली कागज पर नहीं हैं बल्कि धरती पर भी हैं, और किस तरह से उन नीतियों को अमली जामा पहनाया गया। वहीं पेटेंट्स की अगर बात की जाए, रजिस्ट्रेशंस की बात करें, तो एक अलग हाईटेक लेवल देखा जा रहा है कि उससे जो आर्थिक विकास की प्रगति है वो लगातार बढ़ती हुई। तो दोबारा हम जाएंगे तो क्या और अहम बातें उन्होंने कही हैं ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए रुक करते हैं तीसरे एजेंडे का और बात करते हैं काशी तमिल संगमम को लेकर। तो काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराना ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव जो है उसे फिर से तलाशने के लिए बीते 17 नवंबर से वाराणसी में चल रहे महीने भर लंबे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आज अंतिम दिन। दरअसल काशी तमिल संगमम 2022 आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की एक पहल है। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे।
तो इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर वाराणसी से जुड़ गए हैं। तो हरिकेश, एक महीने तक ये पूरा काशी तमिल संगमम चला, एक भारत श्रेष्ठ भारत की विविध तस्वीर पेश करते हुए। आंचल, देखिए, जो समापन समारोह है काशी में, चूँकि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो संकल्प लेते हैं और उसके बाद सिद्धि, जब कार्य पूर्ण होता है तो सिद्धि, तो संकल्प से सिद्धि का जो मार्ग है वही है। यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया कार्यक्रम का, जैसा आपने बताया, और एक महीने तक लगातार ये जो कार्यक्रम चला है। इसके बाद आज समापन समारोह है। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। इसके अलावा चूँकि ये शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल शाम को ही आ गए थे और जो समारोह है, समापन समारोह है, उसका जायजा, तैयारियों का जायजा ले रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में जो पंडाल बनाया गया था उसी में ये पूरे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। वहाँ पे सेमिनार्स हो रहे थे, छात्र छात्राएँ, शिक्षक, साहित्यकार, जो भी ग्रुप आ रहा था उनके लिए विशेष संध्या का आयोजन था। जो सेमिनार्स चल रहे थे उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा जो एक बनाया गया था, आप कह सकती हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ पहुँचना है, तो उसमें सबसे पहले जो समूह आता था उसको काशी विश्वनाथ धाम, वहाँ दर्शन करने के लिए, और तमिलनाडु में भी बहुत मान्यता है बाबा विश्वनाथ की, तो जो लोग ऐसी इच्छा रखते हैं तमिलनाडु के लोग कम से कम एक बार काशी में अवश्य जाएं, यह बहुत पुण्य का कार्य है। इसके अलावा चूँकि उत्तर प्रदेश में उन लोगों को प्रयागराज ले जाया जा रहा था, जो समूह आए, उसके बाद अयोध्या ले जाया जा रहा था राम जन्म के दर्शन कराने के लिए, तो एक धार्मिक, आप इसको कह सकती हैं, श्रृंखला। उसके अलावा चूँकि महाकवि जो सुब्रमण्यम भारती जी, यहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, पढ़ाई की थी यहाँ पर, और जो समय उन्होंने बिताया था उस समय स्वतंत्रता के पहले का समय, उस समय कई स्वतंत्रता सेनानियों से उन्होंने संपर्क किया। उनकी कविताएं भी ऐसी हैं जो बहुत ही ओजस्वी हैं, और स्वतंत्रता के समय जो लोग थे उनको प्रेरित करने वाली थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी से भी उनका संपर्क रहा। तो ये जो संपर्क है ये पहले से रहे हैं, उन्हीं को उकेरने के लिए, उन्हीं को नया रूप देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक सोच रखी, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है, और शिक्षा मंत्रालय ने इसको क्रियान्वयन करने के लिए पूरे एक महीने का जो व्यापक कार्यक्रम बनाया, जिसमें इतने ग्रुप आए और अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोगों के ग्रुप आए। इसके अलावा जो मंत्रालय हैं, चाहे वो कल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, कल्चर मिनिस्ट्री के कई स्टॉल जो है एमपी थिएटर में लगे हुए हैं। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, और दोनों दिन केंद्रीय वस्त्र मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं वो वहाँ पे शिरकत किए। जो तमिलनाडु से आए हुए कई टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यमियों के साथ चर्चा की। यहाँ काशी के जो उद्यमी बुनकर हैं, कारीगर हैं, उनसे भी चर्चा की। उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, और उसका जो पूरा कंक्लूजन है वो निकलने के बाद कल जो प्रेस वार्ता की उसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कहा कि 100 बिलियन का निर्यात का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, और प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं। ऐसी सोच है उनकी कि हम आत्मनिर्भरता, जो आप अमृत महोत्सव का जिक्र कर रही थी, उसी के तहत ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और आज चूंकि समापन समारोह है तो एक कहिए कि कंक्रीट जो मंथन हुआ है वो, उस मंथन से इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। और G20 की अध्यक्षता जो मिली है, इस पर भी चर्चा करते हुए पीयूष गोयल जी ने यही कहा कि हम लोग 56 शहरों में भारत के इसका आयोजन करेंगे, और विश्व स्तर पर जो हमारी आत्मनिर्भरता है, हमारे जो उद्योग हैं, वो उभर कर सामने आएंगे। आंचल, बिल्कुल। तो उद्योग, G20, हमने देखा कि कैसे जो तमाम युवा पीढ़ी है राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए वो भी इस तमिल संगमम से जुड़े। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सफलतापूर्वक आयोजन और किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के एजेंडे में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 10 मेरे सहयोगी चंद्रशेखर के साथ। नमस्कार।